नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से। योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक आयोजित की है, जहां बैठक के पहले दिन पीएम नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज मौजूद रहे। इस दौरान बैठक के पहले दिन कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। वहीं इस 2 दिवसीय बैठक के दूसरे दिन भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिरकत करेंगे, जहां कई अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। कई सारी चुनौतियों को पार करते हुए हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री की मनोहर नीतियों और योजनाओं का हरियाणा के नागरिक लाभ उठा रहे हैं। आज हरियाणा विकास के मामले में अन्य राज्यों से आगे है। मनोहर सरकार में हरियाणा उन्नति और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार पिछले 8 सालों से हरियाणा के विकास के लिए काम कर रही है। हरियाणा के उत्थान के पथ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पिछले 5 सालों से सुशासन दिवस मनाया जा रहा है और इस सुशासन दिवस के मौके पर मनोहर सरकार हर साल को एक नया नाम देकर प्रगति और उन्नति के पथ पर आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने मनोहर नीतियों पर काम करते हुए साल 2023 को अंत्योदय आरोग्य वर्ष नाम दिया है। इसका मकसद केवल हरियाणा और हरियाणा वासियों का विकास है। जैसा हमको पता है कि पिछले 5 साल से हम लोग सुशासन दिवस के अवसर पर हर वर्ष का एक नाम रखते थे। पहला वर्ष हमने सुशासन वर्ष रखा, सुशासन संकल्प वर्ष रखा, सुशासन परिणाम वर्ष रखा, फिर अंत्योदय उत्थान वर्ष रखा और इस बार का जो 2023 का ये वर्ष है अंत्योदय आरोग्य वर्ष, इसका नाम दिया है। और हेतु यही है कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग, संख्या में मैं कह सकता हूं कि लगभग 40% ऐसा वर्ग है जो अपने जीवन यापन को बड़ी कठिनाई से करता है, जिनको हम निम्न आय वर्ग कह सकते हैं, जिसको बीपीएल नाम से भी हम पुकारते हैं। हमने इस बीपीएल की जो परिभाषा है उसको थोड़ा बदला है। पहले ये बीपीएल, वैसे तो कई पैरामीटर्स हैं, लेकिन एक पैरामीटर उसमें इनकम का होता है, वार्षिक आय, वो 1,20,000 रुपया होती थी। पिछले 2 वर्ष से इसको बढ़ाकर हमने 1,80,000 रुपया किया है। तो 1,20 तक तो ये संख्या 15 लाख के आसपास ही रहती थी। कभी थोड़ा आंकड़ा आगे पीछे हो जाता था, लेकिन उस समय तक हमारे पास कोई बहुत बड़ा प्रमाणित ऐसा आय का डाटा ये होता नहीं था। हमने जब से परिवार पहचान पत्र लागू किया तो उसमें उस परिवार की प्रमुख बातें जो एकत्र की, जिसका सत्यापन किया, वेरिफिकेशन हुआ, उसमें जैसे डेट ऑफ बर्थ है, जैसे उस व्यक्ति का व्यवसाय है, आयु के हिसाब से उसकी जो भी यानी उसका जो व्यस्तता रहती है, उसमें विद्यार्थी है तो विद्यार्थी अथवा व्यवसाय करता तो व्यवसाय, 60 वर्ष की आयु के बाद उसको सोशल जस्टिस के लाभ उसको मिले, इस प्रकार से ये सब बातें उसमें रहती थी। सत्यापन करने के बाद आय के हिसाब से अब जो ध्यान में आया है कि ये आंकड़ा हमारा बीपीएल का ये 29 लाख हो गया है। तो हमने 29 लाख लोगों की चिंता, जो आबादी का लगभग 40% बनता है, इसकी चिंता सबसे पहले की जाए। उसी का अधिकार मैं मान के चलता हूं कि सरकारी जितने भी रिसोर्सेज है, संसाधन हैं, उसके ऊपर पहला अधिकार उनका है। उनको मुख्य धारा में लाना, उनकी आय को बढ़ाना, जिसके कारण से प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी,
देश की आर्थिक स्थिति में भी बढ़ोतरी होगी। तो गरीब आदमी को लाभ पहुंचाने का हमारा एक संकल्प, और उसमें भी जैसा 5 चीजें हमेशा मैं चर्चा करता हूं, 5S: शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान। तो इन 5 चीजों में उनको कैसे बूस्ट मिले। शिक्षा के नाते हम लोगों ने बहुत से विद्यालय पहले जो बढ़ाए थे, बढ़ाने के बाद शिक्षा का स्तर अच्छा करने के लिए बहुत से काम किए। अध्यापकों को भी ठीक भर्ती उसकी वहां होकर के शिक्षा अच्छी मिले। अध्यापकों की जो कमी है उसको हम पूरा कर रहे हैं, चाहे वो भर्ती के नाते, चाहे HKRM के नाते। नए प्रकार के स्कूल, संस्कृति मॉडल स्कूल, ये भी हम नए शुरू किए हैं। अगर कुछ गरीब बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं तो उनकी चिराग योजना के अंतर्गत उनकी फीस लेने की बात भी हमने शुरू की है। अभी पिछले 1 वर्ष से सब स्कूलों में डुअल डेस्क की व्यवस्था और वहां इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते जो कमियां हैं वो सब पूरी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का प्रयास हरियाणा प्रदेश और नागरिकों का विकास है। मुख्यमंत्री का प्रयास है कि अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंचे, जिससे हर किसी का विकास संभव हो सके। नीतियों और योजनाओं पर काम करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी काम कर रहे हैं। इसके तहत न केवल पात्र नागरिकों को योजनाओं के तहत लाभ पहुंचाया जा रहा है, बल्कि नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण भी करवाया जा रहा है, जिससे कि स्वस्थ हरियाणा का सपना साकार हो सके। अब स्वास्थ्य के बारे में जब विचार करते हैं तो प्रधानमंत्री जी ने भी एक योजना जो आयुष्मान भारत तय की थी, जिसके अंतर्गत हर परिवार का 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा ये किया गया। बहुत से लोग लाभ उठा रहे थे, लेकिन उस संख्या को बढ़ाया गया है चिरायु योजना के नाम से, और ये संख्या 29 लाख परिवार अर्थात 1.25 करोड़ आबादी, उसको ये लाभ पूरा मिलेगा। हर ऐसे नागरिक का पहले फेज में 80 तक, दूसरे फेज में उससे आगे भी बढ़ेंगे, उनका एक प्रकार से शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण ये करने की योजना भी बनी है, जिसमें लगभग अभी तक 1 लाख लोगों का और स्वास्थ्य परीक्षण हो चुका है। क्योंकि ये बड़ा काम है, इसके सेंटर्स हमको बढ़ाने पड़ेंगे। साल भर तक ये लगातार चलेगा तो ये 180 तक की आबादी, इसको सबको हम स्वास्थ्य परीक्षण इसका करा सकेंगे, ताकि जरूरत पड़ने पर वो अपना स्वास्थ्य का एक प्रकार से जांच करा के उसमें कोई आवश्यकता है तो उसका इलाज भी व्यक्ति करा सके। इसी प्रकार लोगों के रोजगार के लिए हर ऐसा परिवार जिसके घर में आय कम है, उसके एक व्यक्ति को रोजगार कैसे दिया जाए, मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान योजना ये हमने चलाई थी। लगभग 30,000 लोगों को उसके अंतर्गत लोन्स दिए गए हैं। कुछ लोगों की स्किलिंग के माध्यम से उनकी ट्रेनिंग हो रही है ताकि अपना काम वो कर सकें। HKRN जो नया एक पोर्टल बनाया है, उसमें भी अभी तक 4,000 लोगों को और जो गरीब परिवार हैं उनको टेम्परेरी एक नौकरी दी गई है। तो ऐसे उनके व्यवसाय के लिए हम सारे काम कर रहे हैं। अब जो इस वर्ष के प्रारंभ में हमने कहा कि इनको सबको, जिनके राशन कार्ड नहीं है, ऐसे परिवारों को राशन कार्ड ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो ऑटोमेटिकली राशन कार्ड बनाने में जब उसका एनालिसिस किया गया तो बहुत ऐसे परिवार हैं जिनको राशन कार्ड पहले से वर्षों से नहीं मिले हैं, और बहुत ऐसे भी हैं जो उस पैरामीटर से बाहर हैं, जो राशन कार्ड का लाभ उठा रहे हैं, पीले राशन कार्ड का, वो वास्तव में अपात्र हैं, जो डिजर्व नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के राशन कार्ड काटे भी हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पिछले 8 सालों में हरियाणा प्रदेश ने कई इतिहास रचे हैं, तो विकास के मामले में अन्य राज्यों को पछाड़ते हुए खुद को सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में शामिल कर लिया है। आज मनोहर सरकार की नीतियों और योजनाओं का ही नतीजा है कि हरियाणा प्रदेश के नागरिक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज हरियाणा का हर वर्ग सफलता की सीढ़ी चढ़ रहा है, तो हरियाणा प्रदेश का कोना कोना मनोहर हो रहा है। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के हित में कई फैसले लेती रहती है, जिसका हर एक नागरिक लाभ उठा रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने दिव्यांगों को रोजगार उपलब्ध करवाने का बीड़ा उठाया है। ग्राफिक्स के जरिए समझेंगे। दिव्यांगों को रोजगार उपलब्ध करवा रही हरियाणा सरकार। न्यूनतम 40% निःशक्ता है अनिवार्य। 50 लाख तक का 5% प्रति वर्ष की दर पर ऋण मिलेगी। हरियाणा प्रदेश हर क्षेत्र के साथ साथ खेलों में भी अपना दबदबा कायम करते हुए आगे बढ़ते जा रहा है।
जहां तलवारबाजी स्पर्धा में हरियाणा एक बार फिर नंबर 1 पर है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। सीनियर नेशनल में 12 पदकों के साथ हासिल किया है पहला स्थान। 26 टीमों ने लिया है हिस्सा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार खेलों में भी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हरियाणा सरकार लगातार खिलाड़ियों को बढ़ावा दे रही है। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल से हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर ने खास बातचीत की है। इस दौरान जेपी दलाल ने किसान और किसानी से जुड़ी कई अहम जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में काफी जमीन सिमग्रस्त है, जिसके समाधान के लिए सरकार ने योजना बनाई है। दलाल ने यह भी कहा कि हाल ही में सिरसा में सिमग्रस्त क्षेत्र का दौरा कर किसानों से बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जेपी दलाल। हरियाणा में कई जगह पर जो सिंचाई की जो जमीन है उस पर पानी भरा हुआ है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान भी कई विधायकों ने इस मुद्दे को उठाया था और ये कहा था कि सरकार जल निकासी का प्रबंध करे। और इसके साथ साथ जो सेमग्रस्त क्षेत्र है वहां पर ये समस्या ज्यादा है। हाल ही में हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल सिरसा पहुंचे थे, जहां पर सेमग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया है। सरकार की सेमग्रस्त क्षेत्र में किसान को राहत मिल सके, इसको लेकर क्या योजना, इस पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा तमाम मुद्दों पर जयप्रकाश दलाल से बातचीत करेंगे। दलाल साहब, जो सेमग्रस्त क्षेत्र है, अभी आप हाल ही में सिरसा जाकर आ रहे हैं, वहां पर आपने जो वो एक गाँव में जाकर देखा है किस तरीके से फसल जो है वो जमीन जो वो बंजर हो चुकी है। तो क्या योजना है सर किसानों को, इसके लिए किस तरह से आप राहत दे रहे हैं? देखिए, हरियाणा के अंदर वैसे तो सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं है, लेकिन बहुत सारा इलाका ऐसा है जो जहाँ खारा पानी है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि उस इलाके के अंदर जो जल भराव हो जाता है तो ज़मीन कभी सूखती ही नहीं और बिजाई नहीं हो पाती। किसानों की हालत ख़राब हो गई है, वो बेचारे गरीबी में आ गए हैं। ऐसी लाखों एकड़ ज़मीन जो है हरियाणा में है, तो उन किसानों की दशा सुधारने के लिए हमारे विभाग ने योजना बनाई कि उन क्षेत्र के अंदर सोलर लाइट पर आधारित ऐसे बोर लगवा करके उस खारे पानी को कहीं ड्रेन में डाल दें, या थोड़ा खारा है तो कहीं सिंचाई वाली नहर के पानी में मिला दें और उस ज़मीन का पानी जो का लेवल जो है उसको नीचे ले जाएं, और ताकि उसमें बिजाई हो सके। और ऐसा हमने 2 तरह की योजनाएं बनाई हैं। एक तो बोर लगा करके उसको पानी निकालना, एक जो है हाइड्रा से छेद वाले पाइप दबा दबा के दूर तक का एक गड्ढा करके वहाँ पानी ले जाके फिर निकालना। तो हमने टेंडर किए हैं, बहुत विदेशों से 2-3 मशीन भी मंगवाई हैं, और हमारे विभाग ने जो बोर लगाने वाला काम है बड़ा तेज़ गति से किया है। पहली बार 25,000 एकड़ ज़मीन जो है हमने इस सेम मुक्त की है, और वहाँ पर अच्छी फसल में जा गया था। नाथुसरा चोपटा में सरसा जिले के अंदर लोग बड़े खुश थे, उन्होंने गेहूं की बिजाई कर ली, वो आशीर्वाद दे रहे थे, और अन्नदाता की खुशी में हमें बड़ा संतोष मिलता है। तो अगले साल हमारा कोशिश होगी कि 50,000 एकड़ ज़मीन को सेम मुक्ति दिलाएं। सर, सेमग्रस्त क्षेत्र है उसके लिए आपने बताया कि 2 अलग अलग योजनाओं के जरिए आप कोशिश कर रहे हैं कि वो ज़मीन जो बंजर है वो कृषि के लिए इस्तेमाल हो सके, लेकिन इसके साथ ही आपने मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया है। और कई जगह पर जो ये खारा पानी जिस क्षेत्र में सेम थी, वहाँ जब सेम नीचे चली गई तो वहाँ पर झींगा जो मछली पालन के किसान हैं उनको भी काफ़ी फायदा हो रहा है। जिस क्षेत्र में आप गए थे खासतौर पर उस क्षेत्र में भी इसका बड़ा प्रभाव है। ये भी सही है कि सरसा जिला है, हमारा फतेहाबाद है, भिवानी है, जहाँ खारे पानी की ज़मीन है और वहाँ कोई सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो फसल तो एक बारिश के वक्त में एक बाजरे वगैरह की फसल हो सकती है। तो उन किसानों को भी हमने नई योजना दी है कि 2.5 एकड़ का तालाब बना करके पहले पानी टेस्ट कराएं, मछली पालन की ट्रेनिंग लें, और 2.5 एकड़ का तालाब बना करके झींगा उत्पादन करेंगे तो उनको अच्छा खासा लाभ होगा। अब तो हज़ारों किसान इस योजना का लाभ उठा चुके हैं, और 2.5 एकड़ में 6 महीने के अंदर 10, 12, 15 हज़ार रुपये तक, लाख रुपए तक उन्होंने लाभ कमाया है। 18-19 लाख रुपए की लागत है, जिसमें से 8-9 लाख रुपए हमने सब्सिडी दी, और 7-8-9 टन तक भी झींगा का उत्पादन करके 400-500 रुपये में उन्होंने बेचा है। तो किसान को बहुत लाभ हुआ है।
और मेरा टारगेट ये है कि मैं इसको और बढ़ावा दूं। आने वाले 3-4 साल के अंदर मैं चाहता हूं कि 10,000 किसानों के बच्चे जो रोजगार की तलाश में हैं वो झींगा उत्पादन में कामयाब हों, करोड़पति बने और रोजगार दूसरों को दें। सर अभी 2 दिन से भिवानी सिरसा इस क्षेत्र में जो वो ज़्यादा ठंड के चलते सरसों की फसल जो वो चपेट में आई है, तो जो रबी की फसलों का जो बीमा करवाया हुआ है जिन किसानों ने उसके जरिए उनको इस जो वो पाले से अगर फसल सरसों की में नुकसान होता है तो उनको राहत मिलेगी। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अन्नदाता के चेहरे पे जो खुशी थी, पिछले 2 दिन से जो टेम्परेचर डाउन गया, पाला गिरा है, उसके फसल के साथ साथ अन्नदाता का चेहरा भी मुरझा गया है और सरसों में निश्चित तौर पर पाले से नुकसान होता है। अब जो बीमित किसान हैं उनका तो क्रॉप कटिंग के अंदर बीमा उनको मिलेगा और जो बीमित किसान नहीं हैं तो आकलन करके कुछ दिनों के बाद हम मुख्यमंत्री जी से बात करके उनकी स्पेशल गिरदावरी करा करके उनकी मदद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि जो इतना ठंडी मौसम जो आया है इससे अन्नदाता को बड़ा कष्ट हो रहा है। हम तो यही कहते हैं कि इन अन्नदाताओं पे प्रभु रहम करे। सर अभी इसके अलावा किसानों की बेहतरी के लिए हरियाणा के किसान जो खासतौर पर हाईवे बेल्ट के किसान हैं उनके लिए आप एक बड़ा लक्ष्य था कि गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय मंडी जो है वो विकसित की जाएगी, लेकिन काफ़ी समय हो गया सर गन्नौर की अंतर्राष्ट्रीय मंडी जो है उसके ऊपर काम आगे नहीं बढ़ पाया। कारण क्या रहा सर और अब किस स्थिति में है? नहीं, यह बहुत आगे इस मामले में हमारा बढ़ चुका है और टेंडर हो चुके हैं। आगे जो इसी महीने के अंदर अंदर हम मीटिंग करके टेंडर लॉट कर देंगे और ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मंडी होगी। कई देशों में इतनी बड़ी मंडी नहीं है, भारत की तो सबसे बड़ी है ही है, एशिया में भी इतनी बड़ी मंडी नहीं है। इससे मैं समझता हूँ किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा और इस मंडी का निर्माण बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। इसी तर्ज पर एक गुरुग्राम के आसपास एक कोई फूल मंडी विकसित करने की योजना थी सर, वो किस स्थिति में है? फूल मंडी का हमारा कोशिश थी एक निर्माण करने की, वहाँ पर कोई मास्टर प्लान की दिक्कत आई हुई है, उसको हम सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। फूल मंडी की भी डिमांड है लेकिन इस मंडी में भी फूलों का एक सेक्शन होगा। गन्नौर की मंडी में ये इतनी बड़ी मंडी होगी कि जिसके अंदर फल फूल और प्रोसेसिंग यूनिट, ग्रेडिंग यूनिट, कोल्ड स्टोरेज, सब तरह की चीज़ें होंगी इसमें। सर अभी जो है वो सरकार जो है वो ये एक जो किसान मॉल के नाम से किसान मॉल, एग्रो किसान मॉल बने थे पिछले पूर्व की भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में, रोहतक में, पानीपत में, करनाल में, पंचकुला में। आज वो आपके पास रिपोर्ट होगी सर, किस स्थिति में है, कहाँ पर उनका कोई सदुपयोग हो सकता है या फिर वो बनाए गए थे जिस मकसद से उस मकसद में वो उनमें काम ही नहीं हुआ? हमारे यहाँ पानीपत में, करनाल में, पंचकुला में, रोहतक में 4 मॉल जो बनाए थे वो उससे हमारा पैसा ब्लॉक हो गया, ना वो कामयाब हुए। अब उनको धीरे धीरे करके हम उन मॉल्स को दूसरे विभागों में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। करनाल का लगभग फाइनल हो चुका है, पानीपत का फाइनल हो चुका है और उनको किसी प्राइस फिक्स करके सरकारी दूसरे विभाग को हम दे रहे हैं। सर अभी जो वो मिलेट ईयर 2023 को सरकार मनाने जा रही है, आपने भी पिछले दिनों हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान भी, उससे पहले भी कई प्रयास किए हैं मिलेट ईयर जो सरकार मना रही है उसमें, तो क्या आप समझते हैं कि मिलेट्स का अगर सरकार मिलेट्स पे फोकस करती है तो किसान का हित है ये? देखिए, मोदी जी की जो कोई भी नीति होती है उसके दूरगामी परिणाम होते हैं। चाहे वो उन्होंने सोलर अलायंस बनाया या चाहे योगा का प्रचार प्रसार किया, अब जो 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर के रूप में एक प्रस्ताव पास करवाया है, मैं समझता हूँ कि आने वाले सालों में इसका बहुत ज़बरदस्त लाभ हरियाणा के किसानों को होगा और विशेषकर राजस्थान, दक्षिण हरियाणा के किसान जो बाजरा उत्पादन करते हैं, अगर बाजरे का प्रचार प्रसार और उपयोग यूरोप और अमेरिका में हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि बाजरा जो है किस भाव में बिकेगा। मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ कि बाजरे के प्रोडक्ट जो है हवाई जहाज़ के अंदर जाएंगे और यहाँ के किसानों की बहुत उन्नति होगी, बहुत तरक्की होगी।
आप भी हरियाणा के अंदर किसानों को जो है वो बाजरे का ज्वार रागी या चना इस ये जो मिलेट में जो आते हैं उनके लिए तमाम जो सरकार के कदम है वो भी उठाएंगे। हरियाणा सरकार भी अपने स्तर पर करेगी प्रयास इसके लिए। नहीं, हमने पहले भी बाजरे की या जो मिलेट्स का उपयोग कितना लाभदायक है इसके बारे में एक्सपर्ट के यहाँ पर हमने सभाएं भी की हैं। हमने असेंबली के अंदर उनका भोजन भी दिया है। प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट के अंदर मिलेट्स का खाना उपलब्ध करवाया है। हम भी मिलेट्स उत्पादक किसानों को कुछ सुविधाएं देंगे और मिलेट्स का जो उपयोग करने वाले जो लोग हैं उनको क्या क्या सुविधाएं दे सकते हैं इस बारे में हमारे मुख्यमंत्री जी विचार कर रहे हैं। और हमारा मकसद ये है कि जो सेहत के लिए अच्छे अनाज हैं जो हमारे पूर्वज खाते आए उनका प्रचलन दोबारा से हो। फिलहाल साहब 2023-24 का बजट अब पेश होना है। 2023-24 के बजट में किसान और किसानी पर सरकार का फोकस रहे, इसको लेकर क्या कोई चर्चा किसानों के साथ की जाएगी? प्री बजट चर्चा जैसे मुख्यमंत्री करते हैं, आप बैठते हैं उसमें, तो ऐसी कोई चर्चा होगी जिसमें किसानों से सलाह मशवरा हो? देखिए, जब से मनोहर लाल जी वित्त मंत्री बने हैं तो इन्होंने एक अच्छी प्रक्रिया शुरू की है कि सभी विधायकों से, सभी मंत्रियों से या सारे स्टेक होल्डर से चर्चा करते हैं और किसानों का बजट होगा तो किसानों से चर्चा होगी। अगली 22 तारीख को हिसार में मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी आएंगे और वो अधिकारियों के साथ, किसानों के साथ बैठ करके किसी का बजट क्या हो इस पर चर्चा करेंगे। सर आपके विभाग और किसानी के अलावा राजनीतिक एक सवाल है, क्योंकि अभी कल ही एक बड़ी रैली जो है वो तोसाम विधानसभा क्षेत्र में हुई है। भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के प्रभारी विप्लव कुमार देव, हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, आप और सांसद तमाम नेता मौजूद रहे हैं। सर ये रैली ये समझा जाए कि 2024 की तैयारी थी? 2024 की तैयारी तो सभी जगह कर रहे थे, लेकिन तोसाम जो है चौधरी बंसीलाल सुरेंद्र सिंह की कर्म भूमि रही है। बार बार वो यहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं। मैंने भी सौभाग्य मिला मुझे उनके साथ काम करने का। और अब दिक्कत ये है कि अब जो विधायिका है वो दिल्ली में रहती हैं और तोसाम में उनकी एक तरह से गेस्ट अपीयरेंस होती है, जैसे 3 महीने 4 महीने में आ जाए, तो इस तरह का उनका आना होता है। तोसाम की जनता बहुत दुखी है, परेशान है और मुझे लोग मिलते रहते हैं। मैं इससे जो बन सकता है मैं करता हूँ, लेकिन अब एक मौका आया कि तोसाम की सुनवाई सरकार तक पहुँचाने के लिए कोई वहाँ का लोकल नुमाइंदा हो, तो हमने जिला परिषद की चेयरपर्सन जो अनीता मलिक है, तोसाम की रहने वाली है, उसको चुना। उसके सम्मान में ये रैली की और हजारों की संख्या में लोग उमड़े और उनको उम्मीद हो गई है कि चलो वो नहीं तो कोई दूसरी लोकल जो नेत्री है वो उनकी बात को सरकार तक पहुंचाएगी। तो आप ये मानते हैं कि इस रैली के बाद जो वहाँ भीड़ जुटी है, जो लोग वहाँ पहुँचे हैं और आपने जो लोगों में उत्साह देखा, उसके बाद ये मानते हैं आप कि वहाँ की तस्वीर अगली बार बदल जाएगी और वहाँ हाथ की बजाय कमल खिल जाएगा? निश्चित तौर पर भिवानी जिला वैसे भी भाजपा की 4 में से 3 सीट थी और अब जो माहौल है तो तोसाम के अंदर कमल का खिलना निश्चित है। आने वाले विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, भाजपा को ही लोग पसंद करते हैं, भाजपा को ही लोग समर्थन करते हैं। और जो वर्तमान विधायक हैं उनके आचरण से लोग दुखी हैं, क्योंकि वोट लेने के बाद कोरोना का संकट हो या किसानों के ऊपर कोई संकट हो, वो वहाँ उनकी उपस्थिति ही खत्म हो गई है। और भिवानी के अंदर एक वक़्त था चौधरी बंसीलाल जी के घर में हमेशा लोगों का जमावड़ा रहता था, अच्छे प्रबुद्ध लोग बैठे रहते थे। और अब जो है लोगों का ये कहना है कि इसमें कोई लोगों की शुद्ध बुद्ध लेने वाला कोई लोग भिवानी में नहीं रहता। लेकिन सर आपने तोसाम में एक तरफ रैली की, दूसरी तरफ काफ़ी दिन से चर्चाएं चल रही है कि किरण चौधरी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती हैं, तोसाम में उपचुनाव हो सकता है, कहीं उसकी सुगबुगाहट तो नहीं आपकी रैली? नहीं, उसका तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, हमारे मुख्यमंत्री जी का, बड़े नेताओं का है, वो क्या फैसला करते हैं मुझे इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं है। मैं तो छोटा कार्यकर्ता हूँ, लोगों में रहता हूँ, लोगों की जो भावनाएं हैं उसके अनुरूप ही तोसाम में जो है जो एक जिला परिषद की चेयरपर्सन का चुनाव हुआ और लोग इस बात से संतुष्ट हैं कि अब जो उनकी जो छोटी छोटी बातें हैं उनकी
समस्या का समाधान है करने के लिए तुसाम में ही नुमाइंदा उपलब्ध रहेगा। लेकिन अंतिम सवाल है सर मेरा, तोसाम में जो आपने रविवार को रैली की, जो भीड़ हुई, उसको देखकर आप कह रहे हैं कि कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, लेकिन कमल को खिलाने के लिए अगर किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी में आ जाती हैं, हालांकि आपने कह दिया कि पार्टी का नेतृत्व तय करेगा, अगर वो आ जाती हैं, लेकिन आप चाहते हैं कमल खिले, भले ही वो आगे चुनाव लड़े, चाहे आप कह रहे हैं कि कोई किसी नए उम्मीदवार को आप मौका दें, लेकिन कमल खिले। देखिए, मैं इस बात का फैसला करने में सक्षम नहीं हूँ कि कौन इलेक्शन लड़ेगा, किसको पार्टी टिकट दे देती है। मैं तो जिस भी नुमाइंदा कमल जो का निशान लेके जो नुमाइंदा आएगा उसके साथ हूँ, लेकिन लोगों में ये एक ऐसा भाव है कि वर्तमान विधायक ने लोगों की सुध बुध नहीं ली, कोरोना के संकट में कभी हल्के के अंदर नहीं आए और हमेशा जो है लोगों से दूरी बना के रखी, तो लोगों में नाराजगी बहुत है। हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल थे, जिन्होंने तमाम मुद्दे जो किसानों से जुड़े उन पर बातचीत की। इसके साथ ही तोसाम में जो रैली हुई है भारतीय जनता पार्टी की, उसको लेकर जेपी दलाल का ये कहना है कि लोगों में काफ़ी उत्साह था और उनका ये मानना है कि लोगों ने जो उत्साह दिखाया है उसके बाद तय है कि 2024 में तोसाम विधानसभा में भी कमल का फूल खिलेगा। लेकिन उम्मीदवार कौन होगा, चेहरा कौन होगा, ये पार्टी के नेतृत्व को तय करना है। लेकिन अब लोग जो है वो बदलाव चाहते हैं, ये उन्होंने रैली में जुटी भीड़ को देखकर महसूस किया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।